नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दादी की मौत के बाद जब उनकी वसीयत पढ़ी गई तो घर वालों के होश उड़ गए। दादी की चिता में चाचा ने आग दी। ताऊ अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका जाकर बस गए थे। चिता धू धू कर जल उठी। गंगा के किनारे की तेज हवा ने आग में घी का काम किया। चिता की प्रचंड अग्नि ने सर्दी के उस मौसम में भी पास खड़े लोगों को काफ़ी गर्माहट का अनुभव करा दिया। करीब 50-60 लोगों की भीड़ में मैं भी शामिल था। मैंने बड़े ही कुतूहल से दादी के अस्पताल जाने से लेकर उनके इलाज और उनके मरने तक की घटनाओं के अलावा उन्हें शमशान घाट तक ले जाने में बरती गई तमाम पुरातनवादी रूढ़ियों को देखा था, उन्हें समझने का प्रयास किया था। पर मेरी समझ में यह नहीं आया था कि नियमों का पालन क्यों आवश्यक था या इनके न मानने से क्या नुकसान हो जाने वाला था। मैंने पहली बार इस तरह की मौत को नज़दीक से देखा था। अम्मा जी के 3 दामादों में मैं सबसे छोटा दामाद हूँ। अम्मा जी की 100 यात्रा में शामिल होना मेरे लिए इस तरह का पहला अनुभव था। 10 दिसंबर की सुबह नहाते समय दादी जी स्नान गृह में ही गिर गई थी। काफ़ी खून निकला था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर का कहना था कि दिमाग की नस फट गई है। मुझसे जो करते बना मैंने किया। मेरी पत्नी तो अपनी दादी की सेवा के लिए रात दिन अस्पताल में ही रही। असल में वे मेरी दादी नहीं, मेरी पत्नी की दादी थी, मेरी पत्नी की माँ थी। जल्दी मृत्यु होने के बाद दादी ने उसकी देखभाल की थी। मेरी पत्नी के पिता कुछ साल पहले ही गुजरे थे, इसलिए पूरे घर में मेरी और मेरी पत्नी की दादी से खूब बनती थी। मेरी 2 बड़ी सालियाँ चाचा जी की बेटियाँ व अम्मा जी की एकमात्र बहू चाची बेटियों के अपने पूरे बच्चों सहित दोपहर को अस्पताल पहुँचती हैं। शाम तक पूरी टीम दादी के पास बैठने के बजाय बाहर मटर गश्ती ज़्यादा करती थी। मैं जब भी कभी वहाँ पहुँचता अपनी चचेरी सालियों को कभी चाय तो कभी कॉफ़ी पीते हुए, कभी बाहर सड़क पर टहलते हुए पाता था। एक बार पूछा तो कहने लगी, यहाँ सर्दी काफ़ी है, बच्चों को ठंड न लग जाए इसलिए धूप का सेवन बेहद ज़रूरी है। मैं सवाल करता, फिर आप लोग बच्चों को यहाँ क्यों ला रहे हैं? कुछ लोग घर ठहर जाया करें, कुछ रात में आ जाया करें। एक छुट्टी ही बोली थी, मेरे बच्चे मेरे साथ ही आएंगे, मैं उन्हें किसी के भरोसे छोड़कर क्यों आऊँ? रात में बच्चों को यहाँ सुलाना ठीक नहीं, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। घर पर ही सब सुरक्षित जगह है। मैं स्वयं इन्फेक्शन के डर से नहीं आना चाहती, पर क्या करूँ? माँ कहती हैं तो आना पड़ता है। नहीं आऊँगी तो लोग क्या कहेंगे? दूसरे दादी भी तो दीप्ति को ही मानती है, अब दीप्ति ही उन्हें देखे। मैं इस जवाब से निरुत्तर हो गया था। वे दोनों बहनें व दीप्ति की चाची इस जवाब से प्रसन्न नजर आ रही थी। मैं सोचने लगा शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पड़ा हूँ, मगर तुरंत दूसरा विचार मन में आ गया। दादी हैं, सेवा करने में क्या हर्ज है? सब नालायक सही, पर मैं तो नालायक नहीं। इन्हीं दादी की वजह से मेरी दीप्ति से शादी हो गई थी। चाचा ताऊ तो उसकी शादी में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। मेरी शादी पर दादी ने ही बढ़ चढ़कर हम दोनों के प्रेम विवाह पर मुहर लगाई थी। चाचा चाचियाँ तो दीप्ति को किसी टीचर से बात देना चाहती थी। मैं दक्षिण भारतीय था और दादी ने न जाति पूछी न मेरे घर वालों के बारे में पूछा। उन्हें दीप्ति पर पूरा भरोसा था। जब से दादी बूढ़ी होने लगी थी, दीप्ति ही उनका सारा काम करती थी। काम यह उनका बचपन से करती आई थी, पर मेरे साथ MBA करने के बाद, उसी NSC में काम करने के बाद भी उनके छोटे मोटे काम दीप्ति के हवाले थे। दीप्ति और मैं दोनों अनाथ से थे। मुझे भी दादी ने वही प्यार दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला। इसलिए रात दिन उनकी अस्पताल में सेवा करते हुए हम दोनों को खुशी ही हुई। दादी भला बोझ कैसे हो सकती हैं? चाचा चाचियों की बोझ आने। दादी की इकलौती बची बहू ने तो शायद अपनी सास को न छूने का प्रण कर रखा था। घर से चलती तो कम से कम भारी साड़ी पहनकर, साथ में मेल खाता हुआ ब्लाउज, उसके ऊपर रूज लिपस्टिक का मेकअप। अस्पताल में जाकर पुनः एक बार अपना मेकअप शीशे में देखना न भूलती, ताकि राह में कोई गड़बड़ हुई हो तो ठीक की जा सके। इस उम्र में भी चाची का ठसका देखने लायक था। वह तो मुझ तक से फ्लर्ट कर लिया करती थी। मैंने उससे एक दिन कह भी दिया, चाची आपका यह श्रृंगार यहाँ शोभा नहीं देता। वह तपाक से बोली, तुम क्या जानो, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ आते हैं, कुछ एक उनके व दामादों के मित्र भी हैं। वे मित्र भी दादी को देखने आते ही हैं। मुझे सादे कपड़ों में देखेंगे तो क्या कहेंगे? कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारे चाचा की। एक बड़े व्यापारी की पत्नी के नाते मुझे यह सब पहनना पड़ता है। घर की इज्जत का सवाल जो है।
दादा के एकमात्र सुपुत्र और हमारे यहाँ मौजूद एक ही अदद चाचा साहब को तो बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ, रोज़ रात को एक बार जरूर इधर से हो जाते थे। रात में ठहरने के नाम पर दुकान के नौकर को बैठा जाते थे, जो आधा सोता तो आधा ऊँघता था। रात में ग्लूकोज आती चढ़ाते समय दादी के हाथ को पकड़े रहना पड़ता था, क्योंकि अक्सर वे हाथ को झटक देती थीं। इसलिए रात में दीप्ति और मैं बारी बारी सोते व जागते थे। घर में करीब 7वें रोज महामृत्युंजय का पाठ प्रारंभ हो गया। दादी को मोक्ष दिलाने के लिए साथ ही एक पंडित की नियुक्ति अस्पताल में अम्मा जी को भागवत पढ़कर सुनाने के लिए कर दी गई थी। वह 1 घंटे के पूरे 200 रुपये लेता था। दादी के स्वस्थ रहते कोई उन्हें एक छोटा सा किस्सा भी नहीं सुनाता था, पर अब भागवत सुनाई जा रही थी। जब तक दादी ठीक थी किसी को उनकी चिंता तक न थी। कोई खाने को नहीं पूछता था। लावारिस सी घर के कोने में पड़ी रहती थी। जब सुनता था तो यही इच्छा होती थी दादी को अपने पास ले आऊं, पर दादी नहीं आती। कह देती थी, बेटा कुछ ही दिन रह गए हैं, यहीं गुजार लेने दो। करीब 8वें दिन सुबह दादी का अस्पताल में देहांत हो गया। चाचा चाची, मेरी चचेरी सालियाँ व उनके पति आ गए थे। उस दिन बच्चे घर पर ही रहने दिए गए। आते ही सब दादी के शरीर से लिपट गए। ऐसे वे मेरे सामने पहले कभी नहीं लिपटे थे। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा दहाड़े मारकर रोने की आवाज़ों से गूंज उठा। यूँ लगा जैसे एक साथ कई लोग कत्ल कर दिए गए हों। 5 मिनट में ही सब शांत भी हो गए। किसी के चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी बहा हो। पूरा सीन मेरी आंखों के सामने नाटक के रिहर्सल की तरह निकल गया। मेरे अपने माता पिता जिंदा थे और दोनों ही मेरी तरह अकेले संतान थे। किसी को मरने के समय देखने का यह पहला मौका था। दादी के शव को स्ट्रेचर पर डालने के वक्त चूंकि चाचा अकेले थे, मैंने सोचा दादी को उठाने में मदद कर दूं। अभी हाथ बढ़ाया ही था कि बड़ी साली बोल उठी, दिनेश तुम हाथ ना लगाना, तुम तो दामाद हो, तुम्हारा हाथ लग गया तो अम्मा को नर्क जाना होगा। इस बहाने पति को भी हाथ लगाने से बचा लिया। दादी के मरते वक्त तो मैं सेवा करता रहा। उस समय किसी को याद नहीं आई कि मैं घर का दामाद हूँ। पर यह चूंकि दादी को मोक्ष मिलने की बात थी, अतः मैं अपना हाथ लगाकर उनके मोक्ष के रास्ते का द्वार बंद नहीं करना चाहता था। दादी को उठाना चाचा के अकेले के बस की बात नहीं थी। वे खुद 65 के थे, दादी 89 की थी। फिर भी भाई साहब, मेरी श्रीमती जी व भाभी जी दादी को उठाकर स्ट्रेचर पर लाने लगे। स्ट्रेचर मेरी दोनों सालियों ने पकड़ रखी थी। इससे पहले कि शव स्ट्रेचर पर आ पाता वह फर्श पर जा गिरा। जमीन पर से किसी तरह फिर अर्दली की हेल्प से शव उठाकर स्ट्रेचर पर डाल लिया गया। लाश घर ले आई गई। आनन फानन में रेफ्रिजरेट ग्लास कॉफिन गया था। करीब 20 किलोग्राम गुलाब के फूल, इतने ही मखाने मंगवा लिए गए थे। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की माँ की शव यात्रा थी। उनकी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कहीं कोई यह न कह दे कि लड़के ने माँ के लिए कुछ खर्च नहीं किया। मेरा पत्ता चूंकि पहले ही कट गया था, इसलिए मैं ऐसी जगह बैठ गया था जहाँ से समस्त क्रियाकलाप देखा जा सके। मुझे तो वैसे ही सब दामाद समझते थे। औरतें जत्थे में चली आ रही थी। जैसे ही वे लाश के करीब आती, सब की सब एक सुर में दहाड़ मारकर रो पड़ती थी। क्या गजब का सामंजस्य था। कुछ ही क्षणों में फिर शांति छा जाती थी। पहले आई औरतें पीछे हटकर एक और खिसक जाती थीं, जहां वे आपस में मृतक अर्थात दादी के बारे में हर तरह की चर्चा प्रारंभ कर देती थीं। भले ही दादी के जीते जी कभी कानी आंख भी वे सब इधर नहीं झांकी होंगी, पर अब कॉलोनी की तमाम स्त्रियों का हुजूम था। थोड़ी देर बाद आवाज़ें आई, नाती कहाँ है, बुलवाओ, पैर तो छू ले, दादी को मोक्ष मिल जाएगा। मैं की कर्तव्य विमूढ़ था। मेरे छूने मात्र से दादी को नर्क मिल सकता था, पर मेरे लड़के के छूने से नहीं। जब वे बीमार थी तो कोई उन्हें हाथ नहीं लगा रहा था। मेरी दोनों सालियां व बहू अपने अपने लड़के को शव की तरफ हाँकने लगी। अंततः सभी दादी के मृत शरीर का चरण स्पर्श कर चुके थे। मैंने सोचा, अच्छा हुआ मेरे दोनों साड़ू भाई नहीं आए, वरना मेरी तरह तमाशा बनते वे मूर्ति की तरह कानों में बैठे होते। एक फोटोग्राफर भी था। लाश पर कफन डाला जाने वाला ही था कि भाई साहब की निगाह शायद अम्मा के गले व हाथ की कलाई पर चली गई। सोने का हार व कंगन थे, कम से कम 4 तोला सोना। भाई साहब ने लपक कर निकाल लिया, गोया कोई लेकर भागने वाला था। 100 एम्बुलेंस पर रखकर सभी लोग घाट की तरफ रवाना हो गए। घाट पर लकड़ी की चिता भी तैयार हो गई थी।
लाश को चिता पर रखने से पहले नदी का गोता भी लगवाना था, पर अभी भाई साहब की खोपड़ी नहीं मुड़ी थी। तुरंत ही एक नाई भाई साहब के बाल मुड़ने लगा। मुंडन संस्कार के बाद भाई साहब के तन पर श्वेताना वस्त्र था। सर्द हवा के कारण भाई साहब की कपकपी छूट गई। लाश को नहलाकर चिता पर रख दिया गया था। अब इंतजार था महापात्र का, जिससे मुखाग्नि दी जा सके। उधर महापात्र लाश पर पड़ी दूसरी लाशों के हिसाब किताब में बिजी था। सबसे पूरे पैसे लेने के बाद ही वह हमारी तरफ आया। मंत्रोच्चार के साथ ही भाई साहब द्वारा अग्नि देने के बाद चिता जल उठी। इस अग्नि को घर से बड़ा ही सहेज कर लाया गया था। तभी मेरी निगाह दूर ढेर पर चली गई। वहाँ लकड़ी की अरबियों का अंबार लगा था। मालूम पड़ा सब फिर बाजार में बेच दी जाएंगी, चारपाई आदि बनाने के काम आ जाएंगी। पास ही लाशों पर उतारी गई चादरों का ढेर था। इनको भी बाजार में अच्छे दामों पर बेचा जाना था। अगले दिन घर के सभी बड़े चिता की राख को हंडियों में भरने के लिए श्मशान पहुँचे, ताकि उसे वाराणसी, इलाहाबाद, गया व पुरी जैसे स्थानों पर पवित्र नदियों में विसर्जित किया जा सके। इस कलश को लेकर भाई साहब को ही जाना था। जैसा मैंने सुना है, भाई साहब एक बार भी दादी के जीवित रहते उन्हें साथ लेकर कहीं भी नहीं गए थे। वैसे हनीमून मनाने अपनी बीबी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा चुके थे। उनका कहना था कि माँ के लिए इतना न किया तो लोग क्या कहेंगे। उन्हें बार बार लोगों के कहे जाने का डर खाए जा रहा था। अंत में नहाने का नंबर आया। बिना नहाए घर में घुसने से घर अपवित्र हो जाने का डर था। मैं तो साफ नकार गया। जाड़ा काफ़ी था, घर जाकर गर्म पानी से नहाऊंगा। दादी तो चली ही गईं। खैर, मुझे छोड़ सभी लोग कांपते ठिठुरते नदी में नहाए। घर लौटने तक इन लोगों के दांतों का किटकिटाना बंद नहीं हुआ। कुछ एक की तो नाक भी बहने लगी, क्योंकि नाक सुकुड़ने की आवाज़ें कभी कभार आ जाती थी। घर पर अभी पंडितों के कई चोचले होने बाकी थे। 10वीं, एकादशी, 13वीं पंडितों को दान, नातेदारे, मोहल्ले वालों को भोजन, हजारों का खर्च था। श्रीमती को छोड़कर मैं तो वापस आ गया। लौटने पर पत्नी ने बताया कि दादी के इलाज से लेकर उनकी 13वीं तक करीब 2 लाख रुपए खर्च हुए। भाई साहब की हर जगह धाक जम गई थी। पंडितों ने एक प्रकार से अम्मा के स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट दे दिया था। साथ ही अगले साल श्राद्ध भी करवाने को बोल गए थे। फोटोग्राफर को भी रुपए दे दिए गए थे। करीब महीने भर के दौरे में सब लोग होटलों में ठहरे थे। खाने, आने जाने व किराए आदि में भी खूब रुपए खर्च हुए। पंडितों को खुश करने में भी खर्च हुआ। इतने खर्च के बावजूद भाई साहब का चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था। माँ के क्रियाकर्म में इतने पैसे नष्ट कर उन्होंने समाज में अपने लिए काफ़ी जगह जो बना ली थी। असली क्लाइमेक्स 7 दिन बाद शुरू हुआ, जब दादी की अलमारी कपड़ों की जांच की गई तो अलमारी में कागज़ों के नीचे लिफाफा मिला, जो शायद 7-8 साल पुराना था। यह एक वसीयत थी। सबके सामने अलमारी खोली गई तो मेरी पत्नी के चाचा उसे छिपा न सके। वसीयत को सबके सामने पढ़ना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि सब सोच रहे थे दादी बिना वसीयत के मरी होंगी और जिसके हाथ जो आएगा वह उसका होगा। दादी ने वसीयत में साफ लिखा था कि जो कुछ भी उनका है वह दीप्ति को मिलेगा, और इसमें उनका पुश्तैनी मकान जो गांव में है, लाकरों में रखे गहने, पहने गहने शामिल हैं। वसीयत सुनकर सबके मुंह फक्क रह गए। चाची अपनी छाती पीटने लगी थी। हाय राम, यह बुढ़िया अंतिम समय में भी सठिया गई थी। अंतिम संस्कार से लेकर आज तक का सारा खर्चा हम कर रहे हैं, और जायदाद अपने पोती के नाम कर गई। चाचा को भी शायद अब अपने किए गए खर्चों पर अफसोस हो रहा था, लेकिन शायद लोग क्या कहेंगे इस वजह से उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। मेरी सालियाँ एक स्वर में बोली, अच्छा अब पता चला कि दीप्ति दादी की इतनी सेवा क्यों कर रही थी। उसे मालूम था मेवा तो उसे ही मिलने वाला है। 4 दिन की सेवा में सारी मलाई खा गई। दीप्ति ने कुछ नहीं कहा और दूर से मुझे भी चुप रहने का इशारा किया कि मैं कुछ न बोलूं। घर आकर दीप्ति ने एक बैग पकड़ाया जिसमें ढेरों धूल जमा थी। वह बोली, दादी को बीच में एक दिन अस्पताल में होश आया था। उन्होंने जिद की कि यह बैग शायद उनके पुराने गंदे कपड़ों में कहीं है, मैं लेकर आऊं। मैंने बहुत मना किया पर दादी जिद पर अड़ी रही। बैग लेकर आई तो मेरे हाथ पर रख कर बोली कि बेटा, यह मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए है, किसी को खबर भी न लगने देना। मुझे नहीं मालूम जो मैंने लिखा है वह तुमको मिलेगा या नहीं। मैंने यह बैग खोला तक नहीं और घर पर ले आई। अब वे चली गई तो देखें क्या है उसमें। बैग में करीब 5 किलोग्राम सोने के जेवर थे, पुराने डिज़ाइन में थे। चाचियों की नज़र से कब कैसे बच गया यह बैग पता नहीं।
शायद इसलिए कि दादी ने उसे उस अलमारी में रखा जिसमें पुराने कपड़े थे। अब कपड़ों में बहुत बदबू थी। शायद दादी ने जानबूझकर पेशाब वाले कपड़े भी वहीं ठूसे थे ताकि कोई चाचा चाची हाथ न लगाए। पिछले दिन भी किसी ने अलमारी नहीं खोली। हम दोनों को पैसों का कोई लगाव न था। यह तो दादी का प्यार था जिसके लिए दीप्ति ने रात दिन उनकी सेवा की, और उसकी सेवा भावना देखकर मैंने भी एक बार उसे नहीं टोका। दादी ही हमारी शादी का सबसे बड़ा संबल थी। पैसा बड़ी चीज़ है पर प्यार तो उससे भी बड़ा है ना। दादी की वसीयत, उनके गहने, उनकी प्रॉपर्टी सब हमें मिल गए थे, पर जो सबसे बड़ा मिला था वह था उनका प्यार, उनका साथ, और उससे भी बड़ा था उनका आशीर्वाद। दीप्ति को अपनी सारी चल अचल संपत्ति देने का दादी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।